अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। इंतखाबात की है हर तरफ दुहाई, लेकिन हमें लगता है कि ये मामला पड़ गया खटाई में। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान में आज बड़ी बड़ी खबरें क्या बनी। निगरां हुकूमत ने बिजली 3 रुपये 28 पैसे मजीद महंगी कर दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फुल कोर्ट समाअत कल बराह रास्त नशर की जाएगी। सरफराज बुगटी कहते हैं कि आर्मी चीफ ने वाजे कर दिया है कि स्मगलिंग में मुलव्वस अफसरान का न सिर्फ कोर्ट मार्शल होगा बल्कि जेलों में भी भेजा जाएगा। बिलावल भुट्टो के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी तमाम जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। बुशरा शौहर को घर का खाना खिलाना चाहती हैं, जेल के खाने पर एतबार नहीं। मेहमानों को तारफ़ करवाते हैं नाज़रीन, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर, उनका बहुत शुक्रिया। उनके साथ सेंटर परवेश खान साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। नुसरत जावेद, कामरान यूसुफ बिलतरतीब, सीनियर सहाफ़ी नुसरत, आपका भी शुक्रिया। कामरान, आपका भी शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू डॉक्टर साहब, क्या नादरा का चेयरमैन फौजी लगना चाहिए? देखिए, असूली तौर पर तो ये एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पर अगर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट बंदा लगे तो बहुत बेहतर है। टू माई नॉलेज, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो लोग जो कुछ इस इदारे में से भी चेयरमैन लगे और कुछ ऐसे लोग जो यानी आईटी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बेहतरीन काम किए। और अगर कोई एक्सपर्ट बंदा होगा जो कि आईटी को समझता होगा तो मेरे ख्याल वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जॉब को, मैं तो आईटी के एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह के नादरा ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बहुत सारे और ममालिक में मदद की है, यानी इस तरह की जो डेटा कीपिंग है बहुत सारे मुल्कों की, उसमें इसका बड़ा एक नाम है। और पाकिस्तान में भी जिस तरह इन्होंने काम किया है, ये बड़ा काबिल सताइश है। मेरा जवाब वही है कि अगर इसमें कोई आईटी एक्सपर्ट होगा तो मेरा ख्याल है इस इदारे के लिए बेहतर होगा। तो फौजी लगना चाहिए कि नहीं? अगर फौजी अगर आईटी एक्सपर्ट हो तो फिर तो कोई मुज़ाहिरा नहीं है, लेकिन अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा होगा तो ही कैन बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा एक टेक्निकल जॉब है। ठीक जी, सेंटर साहब। देखिए, अगर आईटी एक्सपर्ट इधर था जिसको खासा जलील करके हुकूमत ने निकाल दिया गया, और जिस तरह से निकाल दिया गया वो मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन काफ़ी बाजू शाजू मरोड़े गए। तो इसलिए अब ये है कि मुझे तो देखिए ज़ाती तौर पे कोई इतराज़ नहीं कि कोई फ़ौजी जनरल यहाँ लग गए हैं। बात यह है कि एक नेशनल सिक्योरिटी का इदारा है, हम सबका आपका डेटा उधर है, करोड़ों पाकिस्तानियों का। इससे पहले खबरें भी आती रही कि डेटा भी लीक हो गया, डेटा भी जो है चोरी हो गया। तो लिहाजा इसमें क्या हर्ज है? अगर इससे पहले डेटा गैर महफूज हाथों में था, खबरें इस किस्म की आ रही। वैसे कह रहा हूं, आपसे जानना चाह रहा हूं कि देखिए खबरें तो थी ना कि चोरी हो गया। अब चूंकि खाते सर्विस जनरल साहब वहाँ सिविलियन लगेगा, वहाँ चोरी होगी, फौजी लगेगा चोरी वाला मामला जो है वो कवर हो गया। ठीक, मुझे देखिए ज़ाती तौर पे कोई इतराज़ नहीं। अब मैंने सवाल ये क्यों किया बुनियादी तौर पर कि अगर सारा काम जो है स्मगलिंग फौज ने रोकनी है, जब इंटीरियर मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, डॉलर को आपने नीचे लेके आना है क्रैकडाउन के ज़रिए, अगर आपने सऊदी अरब से पैसे लेके आने हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट को जनरेट करना है बिजनेस कम्युनिटी से, अब नादरा भी आपने चलाना है, तो फिर क्या ज़रूरत है इनकी? तो आपका ज़रा मैं इसके ऊपर तजिया जानना चाहूँ। असल में बात यह है कि फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट सुन के जो है हैरानी हुई। मेरे पास में यहाँ तक बैठने से पहले तक मेरा ख्याल था ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं और उसके सरबराह उसके सदर हैं, नहीं भाई हैं इनके साथ में, यूनियन लिबर्टी। ये एन के एस के नहीं है ना? आपका ख्याल ठीक है, एन वाले एस वाले, तो वो एस वाले आप तो भैया बहुत तफसीलात में उलझ गए। आपको याद होगा हमारे वज़ीर आज़म होते थे शहबाज शरीफ साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर भी हैं और आइंदा वज़ीर आज़म होने के हाँ इंतज़ार कर रहे हैं। वो तो भाराकुल ये खू का जो पुल है जी, उसकी तामीर का क्रेडिट जो है वो आज के हाजिर सर्विस आर्मी चीफ को दे रहे थे। तो ये तो देखिए ना, उसकी वजह थी, उन्होंने बेचारों ने खुद माना, देखे ना उसकी तो यहाँ भी वजह निकाल रहे। अब आप एक पुल के ऊपर जो उतराई पे आ गए, अगर आप रुके नहीं तो आप स्लिप होते जाएंगे, आपको बता रहा हूँ। ये बड़े मुझे इजाजत दें, उसकी सिर्फ वजह ये थी कि वो जो आर्मी की सब्सिडी कंपनी है एनएलसी, नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल, बारागू बाईपास का जो तामीर का काम था वो टेंडर एनएलसी के पास था, और वो चूंकि फौजी कंपनी है तो जाहिर से माना है कि काम कमांड की और बड़ी तेजी बहुत बड़ा दे दिया, बड़ी तेजी से वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ था, वो इस वजह से जरा इसके ऊपर वापस आएगा। ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है, मौलाना फजल रहमान का बयान भी हम बीच में अब ले आते हैं, उससे माहौल ऐसा बन रहा है कि इलेक्शन हमें दूर नजर आते हैं,
फौज की कारकर्दगी बहुत करीब नजर आती है और सिविलियंस जो हैं वो बैफल्ड नजर आते हैं। जरा आपका असेसमेंट चाहिए इसको। और इसके तमाम तर जिम्मेदारी मेरे ख्याल में पीडीएम के ऊपर आयद होती है। जिस तरीके से इन्होंने जो स्पेस कंसीड की है, तो फिर इनको मेरे ख्याल में, और जो आपने पहला सवाल किया था, असूली तौर पर तो नहीं होना चाहिए किसी फौजी को नादरा का चेयरमैन, लेकिन हमारे मुल्क में चेयरमैन पीसीबी भी रहा है, नैब भी उन्हीं के पास है, तो एक लिहाज से अच्छा भी है। ठीक, जो एक फसाड है ना कि हम कहते हैं कि नहीं जी ये जो एक सिविलियन फेस है, वो तो खैर काकड़ साहब ने अलाइनमेंट दुरुस्त होगी, बीबीसी को इंटरव्यू देके वो भी उन्होंने, हालांकि वो मेरे ख्याल में कहते हैं कि बड़ी अच्छी चॉइस थी, वो अच्छा जवाब भी दे सकते थे। वो कह सकते थे कि नहीं जी मुझे तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और जो लीडर ऑफ द हाउस हैं उन्होंने नॉमिनेट किया, उन्होंने सीधा कह दिया जी मैं तो डिफेंड नहीं करूंगा। तो कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि हम ये समझते हैं कि हमारे सामने जब होते हैं ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जब इनको हम इनसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मिलते हैं तो फिर ये एक्सपोज हो जाते हैं। तो बीबीसी के सामने जाके वो एक्सपोज हो गए। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में जो इलेक्शंस की आप बात करें, सिविलियंस अगर आप देखें, पॉलिटिशियंस दे आर इन डिसअरे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी जिम्मेदारी जो है आई बिलीव के ये पॉलिटिशियंस के ऊपर ही आयद होती है। जब इनके पास पीडीएम का जो हैंगओवर लेने का लिया नहीं है इन्होंने, पीडीएम का जो हैंगओवर है डॉक्टर साहब वो अभी तक कायम है। महंगाई अगर नीचे आएगी तो फौज को क्रेडिट जाएगा, स्मगलिंग कंट्रोल होगी तो फौज को क्रेडिट जाएगा, हत्ता के इंतखाबात भी अगर शफाफ होने हैं तो भी फौज को क्रेडिट जाएगा। आप वैसे इंतखाबात के बारे में पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप फजल रहमान साहब जिनसे आपकी बड़ी गाड़ी छिनती है आजकल, पीपल्स पार्टी से पहले छिनती थी अब नहीं छिनती, वो भी कह रहे हैं कि पहले मईशत। देखिए मैशत तो एक मैशत को ठीक करना तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है तलत साहब, ये कोई ना एक दिन में ठीक होनी है, और ना आप ये कह सकते हैं कि जब तक मैशत ठीक नहीं होगी उस वक्त तक इंतखाबात नहीं होंगे। हम इंतखाबात के हक में हैं और हमें पूरा यकीन है। हक में तो हम भी हैं, बतौर वोटर हम टैक्स पेयर हक में हैं, लेकिन मैं ऐसे जमात आपको बता रहा हूँ, तो होने के नहीं होने तुम्हारे ख्याल से हो रहे हैं होंगे। तो इलेक्शन कमीशन जिस टाइम फ्रेम पे चल रहा है और जिस तरह काम तेज़ी से जारी है, हम तो एज ए जमात दोबारा मैं कहूँगा कि हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हमारी मुख्तलिफ लाहौर में वो तैयारी थी हमारी, बिल्कुल लाहौर हमारा हेडक्वार्टर है और नहीं लाहौर में जलसा वो तैयारी थी, जलसा नहीं था। देखिए वो कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए पूरे पाकिस्तान में, पंजाब भर में, बिलखुसूस मुख्तलिफ अजला में, इस्लामाबाद में हुई है, मैं आपको तस्वीर भेज सकता हूँ। तो कॉर्नर मीटिंग्स हैं, जलसा तो वो होगा जो 21 अक्टूबर को होगा, ये उसकी तैयारी है। सो अब यूर कॉन्फिडेंट के होंगे इंतखाब? होंगे इंशाल्लाह। और आप व्हाट अबाउट योरसेल्फ, आपको क्या लग रहा है जरा ये सब तमाम? देखिए मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि जो कराइन और हालात हैं वो कुछ समझ से बाहर हैं। हालात में क्या की चीज़ें आप कोट करेंगे? दहशतगर्दी कोट करेंगे? देखिए दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जो मस्तूम में हुआ, जो उसके बाद मस्जिद में हुआ, जमरूद में हुआ, उसके बाद हाफिज़ हमदुल्ला साहब के ऊपर हुआ, ये सारे वाक़यात जो हैं ये इतने छोटे नहीं। हालांकि हर इलेक्शन में ऐसा कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इस दफ़ा जो है ये तवातर के साथ हो रहा है। लिहाजा एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, जनवरी की जो डेट है, आप मुझे बताइए, आधा मुल्क तो बर्फ़ में जो है वो कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बहुत सर्दी होती है ना, बाहर ख़त्म हो गई है, धुंध होती है, तो धुंध भी तो होती है, वो तो हमेशा होती है, वो 12 महीने रहती है। लेकिन तो फिर कब इंतखाबात करें? कोई महीना पे लोग घूमते हैं, घूमे थे कितने, आपको याद है पिछली दफा? देखिए आई कैन नॉट, सच्ची बात यह है कि मुझे ये अभी कुछ इस पे मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकती, शायद तारिक के पास कोई ज्यादा अच्छे नहीं, अभी जो चीजें लग रही है वो तो हतमी तौर पर हम भी बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो आपको क्या लग रहा है तमाम हालात के पेश नज़र, इस कॉन्फिडेंट के होंगे, आप कह रही हैं कि बेयकीनी सी लगती है। ठीक है, 50 होंगे, 50 नहीं होंगे। पलवशा बात करिए ना धुंध और सर्दी वाली, बस 30 दिन बाद सही, फरवरी में सही, मार्च में सही, 300 दिन बाद अगर फरवरी मार्च में भी होते हैं। 7 साल भी बता दें प्लीज यार, आपने देखे ना, आप खैच के लिए 2023 हो, ये इस तरह के साल भी बताएं। मैं साल सारा ना मेरे पे फेंके, मैं ये बता रहा हूँ कौन सा तारीख ने करा, फरवरी मार्च में भी इलेक्शन का इनेकाद, आप टाइम से ही समझे ना, क्या फर्क पड़ गया? कोई नहीं। देखिए जी, मेरा अपना ख्याल है कि हमारी किस्मतों के जो मालिक हैं, जो हमारे लिए स्टेज सेट करते हैं, वी आर ऑल पपेट्स, यानी फ्रैंकली स्पीकिंग समवन एल्स राइट्स द स्क्रिप्ट फॉर अस। मैं तो कम से कम नहीं, मैं देखिए जी बात खोल के करनी चाहिए, सीधी सी बात है। हमारा जो सियासी मंजरनामा जो है वो लिखा जाता है कहीं और, स्क्रिप्ट कहीं और तैयार होता है। मेरा अपना ख्याल है कि फ़िलहाल जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उनका ख्याल है कि वो शहबाज साहब की जीत समहाउ मैनेज कर लेंगे। शहबाज साहब की जीत? जी देखिए, नवाज शरीफ साहब को तो वज़ीर आज़म किसी ने नहीं लाना है। आप तो उनको मुल्क में नहीं आने दे रहे, आप तो सर मुल्क में ही ना हो। मैं अभी भी हाथ बांध के आपके सामने कह रहा हूँ कि अपनी लुटिया दबो देंगे, साख को ख़राब करेंगे।
इन्होंने 16 महीने में जो कुछ लौटाया है, आप चाहते हैं, मैं बुरा ना मानिएगा, बाज़ औक़ात ख़ानदान का बुज़ुर्ग होता है ना, अल्लाह माफ़ करे, उसको रेडी में डालकर लोग भीख मांगते हैं। ये मियाँ साहब के साथ वो करना चाह रहे हैं उनकी अपनी जमात के लोग, जिन्होंने ये लबक के हुकूमत दी है। और मैंने इलेक्शन जाए जाके, उन्हें क्या जरूरत है मियाँ साहब की तकरीर करवाने की? आई एम बीइंग सो क्लियर अबाउट इट। अच्छा, और मियाँ साहब इंतजार करें सर, किसका इंतजार करें? इलेक्शन होने दें सर, 6 महीने से ज्यादा नहीं, हुकूमत नहीं चलेगी। मैं कह रहा हूं सर, ऐसा घड़वत मचना है। ये जो इलेक्शन होगा ना सर, कम अज कम मेरे मुंह में खाक सर, अगर आपको 77 की याद ना आए तो फिर देखिएगा, बात कर लेंगे। ये आपने 77 के बाद एक और इकट्ठा खोल दिया। बात कहूँगा कि नुसरत साहब ने जो है वो 2-3 इकट्ठी प्रेडिक्शंस कर दी हैं। बहरहाल ये फैसला कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं करना होता है। शहबाज साहब खुद ये कह चुके हैं कि अगले प्राइम मिनिस्टर जो है मियां नवाज शरीफ साहब हैं। पार्टी का इसके ऊपर मोर और लेस राय है, कंसेंसस है। मियां साहब के आने से मैं समझता हूं कि पार्टी की जो इलेक्शन कैंपेन है उससे बड़ा पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। पार्टी में एक नई जान है। तो मियां साहब का ये काम रह गया कि आपकी कैंपेन के अंदर जान डालें, और कोई क्यों नहीं रह गया? मियां साहब पार्टी के कायद हैं। नहीं तो वो तो दूसरी बात ये जो आपने कहा, आप यहाँ पे बैठे हुए थे, आप जान निकाल रहे थे पार्टी। आप जो अर्ज कर रहे हैं ना, इलेक्शन का इनेकाद का सवाल आपने मुझसे पूछा था। मियां नवाज शरीफ साहब की आमद खुद इस बात का सबूत है कि इलेक्शन होगा। वो इलेक्शन कैंपेन के लिए आ रहे हैं, पार्टी को लीड करेंगे। मियां साहब को वापस आने, अब नुसरत से ये भी पूछूंगा कि मियां साहब के बारे में क्यों कह रहे हैं, वो बिलावल को क्यों नहीं कहते कि वो भी जाके जो है वो कराची में जाके बैठ जाए? जरा मियां साहब के आने से फर्क पड़ेगा, कोई डायनामिज्म चेंज होगा, कोई माहौल बनेगा, कोई इस तरह का? तवक्को तो इनकी यही है कि वो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान के इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन है, जो हालात हैं, वही 16 माह की जो उनकी कारकर्दगी है, जो लोगों को रिलीफ चाहिए, उससे उस तरह से कोई फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा। एक फैक्टर देखें, हम यहाँ पे भूल रहे हैं, क्योंकि मैं फॉरेन अफेयर्स कवर करता हूँ, मेरी किसी वेस्टर्न डिप्लोमेट से बात हो रही थी, वो भी बड़े अनसर्टन है। मैंने उनसे एक सवाल किसी से पूछा कि ये बताएं कि अगर इलेक्शंस नहीं होते, लेट से फरवरी में भी नहीं होते, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैंने कहा क्या कोई पिनेटिव एक्शन होगा? तो उसके जवाब में मुझे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा जी इमीडिएटली तो नहीं पता। उन्होंने एक टर्म इस्तेलाह इस्तेमाल की कि फ्रॉग सूप। फ्रॉग सूप का मतलब क्या है कि धीमी आंच पे जो मेंढक का सूप बन रहा है, और मेंढक को ये पता नहीं चल रहा। मेंढक की तशबीह दे रहे थे वो पाकिस्तान को, कि अगर ये इलेक्शन, ये सारा जो प्रोसेस डिले होता है, फरवरी मार्च से भी आगे जाता है, तो जब तक मेंढक का सूप तैयार होगा फिर आपको पता लगेगा कि आपके साथ क्या हुआ। तो हुआ क्या है? तो इसमें आई थिंक जो बात करवा लें, नहीं, अगर नहीं करवाएंगे तो जो इकोनॉमिक रिवाइवल की बात हो रही है ना, उसको सामने प्रीटेक्स्ट रखा हुआ है ना। तो अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो उसकी जो इम्प्लीकेशंस होंगी, आपका IMF प्रोग्राम, जो बाकी चीज़ें हैं, क्या उसकी कैलकुलेशन की हुई हैं? अनलेस कि आप, हमारे जो भी स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, उन्होंने कोई बाय डील कर ली है, कोई बड़ा गेम कर ली जो होती नज़र भी नहीं आ रही, क्योंकि अफगानिस्तान में तो दोबारा अमरीकी नहीं आ रहे। तो ये फैक्टर आप मत भूलें कि जो एक्सटर्नल, तो सर मामला सिर्फ इंतखाबात का, सियासी एक किस्म का आपको रेफरेंडम नहीं करवाना और लोगों को उनके जो नुमाइंदगान है उनके जरिए गवर्न नहीं करवाना, सिर्फ ये इशू नहीं है। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो भी एट स्टेक है। जो आपने इस्तेलाह इस्तेमाल की, वो काफ़ी मसले होने हैं इंतखाबात ना होगा। इस मुल्क में पहले भी इसी किस्म की बातें होती थी, हमने देखा। फिर जब मुशर्रफ साहब, शौकत अजीज़ आए, मुशर्रफ आया, तब ऐसी बातें हुई, फिर उसी मुशर्रफ के साथ आपने काम किया। फिर जो हालात आप कहेंगे उससे कुछ और थे, अब कुछ और हैं, लेकिन हालात में हमेशा कहीं ना कहीं गुंजाइश होती। वो शौकत अजीज़ जो था वो फिर डार्लिंग ऑफ द वेस्ट बन गया। यू विल बेल मी आउट ऑन दैट। मैंने भी इसी तरह लोगों से बात की है, मुझे भी कुछ वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ने, वो तो ये कहते हैं कि वी विल वर्क विद हुएवर इज़ देयर। सो यू सी दीज आर टू कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की बातें हैं, लेकिन हो सकता है इसके कोई इम्प्लीकेशंस भी हों। लेकिन अगर चंद घंटे के लिए, लेकिन क्लिंटन भी आ गया था ना, देखे ना, वो तो आ गया था के बावजूद आ गया था। फिर तो आपके ख्याल में, देखिए ये बात की बातें हैं, ये सेटल हो जाती है। ये आफ्टर शॉक्स होते हैं। आफ्टर शॉक्स हमेशा ओरिजिनल जल्जले से कमज़ोर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाते हैं। मुझे इल्म नहीं कि कल क्या होगा, ना हमने इलेक्शन कराना हमारे हाथ में है, ना उसको डिले करना। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्शंस वक्त पे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा इलेक्शन हो जिस पे सारे खुश हो। इलेक्शन के बाद अगर ऐसा इलेक्शन हो जिसमें इतना घड़मस मच जाए कि जो इलेक्शन से पहले हमें अरबों रुपए इस कौम के लगा के सारे खुश नहीं होते, नहीं, लेकिन इलेक्शन पे जो इतने ऐसे सवालात उठे कि जो हम पहले से बड़े गड्ढे में गिर जाएं, तो उन सवालात का पहले इशारा किया, 77 वाली बात की हम पूछते हैं कि वो उसकी तरफ की बात करें। बट आप तमाम
तमाम जमातें जिनका एक स्टेक है उनके अंदर भी कंसेंसस नजर नहीं आता। मैं नहीं चाहता कि आप मौलाना फजल रहमान की बिहा पर बात करें, लेकिन हैविंग नोन हिम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, कंसिडरिंग कि आप लोग कैसे कैंपेन चला रहे थे फौरी असम्बलियों की तहलील की और फौरी इंतखाबात की, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था, वो सारी कैंपेन आप चला रहे थे। असम्बलियों को छोड़ो, फौरी इंतखाबात करवाओ जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था, और आप धरने दे रहे थे जल्दी इंतखाबात के लिए। वही पार्टी जो है अब वो उनमें से एक कह रही है जी कि पहले मईशत, ये आपके ख्याल में क्यों हो रहा है, ये क्यों अनसर्टेनिटी? देखिए, PDM मुख्तलिफ सियासी जमातों का मजमुआ रही है, अपोजिशन भी हमने की, गवर्नमेंट में भी इकट्ठे रहे, लेकिन बहरहाल वो अलग अलग नज़रियात और ख्यालात रखने वाली मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। लिहाजा किसी पोलिटिकल पार्टी का सरबराह जो है वो क्या बयान देता है वो दूसरे से पूछ के। हम तो वैसे आपकी दानिशमंदी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपके ख्याल में क्या उनको ऐसी चीज़ नज़र आ रही होगी देखिए, मैं तो जो आपकी जमात नहीं देख पा रही है, देखना चाह नहीं रही, या आपके ख्याल में एग्जिस्ट नहीं करती? ये तो खैर उन्होंने क्या सोच के ये बात की है, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ की है कि मईशत को दुरुस्त करना ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये कोई ऐसे कट ऑफ डेट नहीं है कि 3 महीने में मईशत ठीक हो जाएगी या 2 साल में मईशत ठीक हो जाएगी। इस बात की सिंबलिज्म तो होते हैं ना, मतलब हमने बहुत रौला डाला हुआ था, आपको पता है कि जी डॉलर खा गया रुपए को, अब जो है रुपया जो है बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज के अंदर आ गया। वो आपने तो नहीं किया, वो तो जिन्होंने क्रैकडाउन किया उन्होंने किया। मैं वैसे सिंबलिज्म की बात कर रहा हूँ ना, तो अगर ये सिंबलिज्म चलता है, अच्छी बात है। ये जो डॉलर का जो क्रैकडाउन हुआ है ये बड़ी अच्छी बात है। क्रैकडाउन राणा साहब ने किया और ये बहुत अच्छी बात है, मजीद होना चाहिए। लेकिन ये नवंबर में पता लगेगा ना, जब IMF के साथ आपका नेगोशिएट वो मानते क्या कहते हैं, वो मानते हैं। आप क्यों कह रहे थे कि 77 की तरह के खुदा न खासा हालात बन सकते हैं, जरा उसके ऊपर रोशनी डालिएगा, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए साहब, मेरा ख्याल है कि आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा कि मैं साबिक वज़ीर आज़म के बारे में क्या महसूस करता हूँ। आई वॉज द फर्स्ट एंकर हु वाज पुल्ड आउट। मेरा ख्याल है मेरे बाद आपकी आई थी माशाल्लाह बात। मैं वहाँ भी सीनियर नहीं, हमारी लगी है, मैं आपका सीनियर वहाँ भी साबित हुआ। खैर, मेरी अगर कोई मेरे बारे में ये कहे कि मुझे उनकी दोबारा आमद में कोई दिलचस्पी होगी, इंतज़ार कर रहा हूँ, तो द लास्ट पर्सन हु वुड, ज़ाती तौर। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या मैं अपने अंदर के सहाफ़ी और रिपोर्टर को मार दूँ? असल में बात यह है कि कोई भी शख्स जो है वो उनकी वापसी में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। आवाम की बेपनाह अक्सरियत को गुस्सा है जो 16 महीने उनके साथ हुआ है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ सर, 35,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, बिल आपका आया है 9,000 रुपये बिजली का, 12,000 रुपये आपके मकान का किराया है, बाकी आप खर्चा कैसे चलाएं? ये पूरे 16 महीने में ये इतने माशाल्लाह सियासतदान ये साबित करने में नाकाम रहे कि यार ये जो इकोनॉमिक जो मईशत का जो ये बुरा हाल है उसकी रीज़न वो 2019 का मुआहदा है जिसकी खिलाफ वर्जी की गई। वो ये थे फेल्ड, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फेल्ड कम्युनिकेशन। अब इसमें जिस तरह मैनेज किया जाएगा, देखिए भुट्टो साहब जो हैं वो 77 का इलेक्शन जीत रहे थे, लेकिन इतनी मेजॉरिटी के साथ नहीं जितनी वो 7 को अनाउंस हुई। लेकिन शहरों में जब नजर आया कि गड़बड़ हुई, पोलिंग डे के दिन सर बहुत मुश्किल हो जाता है। RTS थोड़ा सा आप कुछ हल्कों में बिठा सकते हैं, हर जगह नहीं बिठा सकते। आखिर में आपको खुर्रम दस्तगीर के जीतने का ऐलान करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मेरा अपना ख्याल है कि ये जो इंतखाबात होंगे इनके रिजल्ट्स जो हैं वो ये दिखाते ना आए कि लोगों ने गुस्सा उतारा है, लोगों ने बदला लिया है अपनी महंगाई का, इस अजाब का, तो वो फिर लोग जो हैं वो 7 मार्च 1977 की तो 9 मई का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि हमने 9 मई के ऊपर बहुत तकिया किया था तमाम सियासी जमातों ने। इस्टेब्लिशमेंट का तो बहुत इशू रहा, लेकिन जिस तरीके से सियासी जमातों ने उसको अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया वो भी हमारे सामने है। तो अब उसका असर आपको ज़ायल होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट के बावजूद आपको दोबारा से उसके अंदर एक तड़ नज़र आ रहा है। इस वजह से नहीं कि बड़ी अच्छी जमात के तौर पर सामने आई, इस वजह से कि जो लोगों के साथ हुआ PDM की हुकूमत के नीचे। देखिए 9 मई का जो जहाँ तक ताल्लुक है, एक ज़रूर स्टेट के पास एक मौका मिल गया उन्हें क्रैकडाउन करने का तहरीक इंसाफ के खिलाफ। आज इमरान खान जेल में उसी वजह से हैं, लेकिन जहाँ तक उनकी पॉपुलैरिटी की बात है, जो उनकी सपोर्ट बेस है उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा है कि वो इस वक्त जेल में। अगर 9 मई का वाक़या ना होता तो हर रोज़ जिस तरह पहले हमें TV पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इंटरव्यूज़ देते, जलसा जुलूस करते, वो हमें नज़र आते, अब वो हमें नज़र नहीं आ रहे। ये फ़र्क पड़ा है और पॉपुलैरिटी के ऊपर उनकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं नुसरत साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि एक्चुअली वोट जो है वो नफ़रत में पड़ेगा, ठीक, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन थोड़ा सा मैं इफ़ आई डिसएग्री विद नुसरत साहब कि अगर नवाज शरीफ साहब, ज़ाहिर है कि
वो एक वेटरन लीडर हैं, अब चौथी दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अगर इस मौके के ऊपर भी, मेरा ख्याल है कि लीडर है ना, कभी आपको रिस्क लेना पड़ता है, ठीक, तो अगर वो इस मौके पर भी नहीं आते तो फिर बेहतर है कि वो रिटायरमेंट का ऐलान करते और लंदन बस रहें, कहें कि बस दैट्स इट, मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से उनको मेरे ख्याल में रिस्क लेना चाहिए, आना चाहिए। 9 मई के ऊपर मजीद बात करेंगे, और जो इलेक्शन से मुतालिक एम्बिग्विटी है जो रोज़ाना बढ़ती जा रही है, अमूमन हमारा ख्याल होता है कि इलेक्शन के करीब जब आप आते हैं तो क्लैरिटी बढ़ती है। ये अजीब व गरीब किस्म का इलेक्शन है जिसके जूं हम करीब जाते जा रहे हैं, एम्बिग्विटी बढ़ती जा रही है। 9 मई के ऊपर भी बात करेंगे, फिर ये भी देखेंगे कि किस किस्म का रिज़ल्ट हो सकता है। अभी जिक्र किया सेनेटर साहबा ने कि ऐसा इलेक्शन जिसके ऊपर लोग खुश हों, वो कैसा इलेक्शन होगा जिसके ऊपर लोग खुश होंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इलेक्शन करीब, लेकिन इलेक्शन कटाई में भी आपको नज़र आता है। ज़रा इस सेगमेंट का आगाज़ में एक ऑकवर्ड क्वेश्चन से आपसे पूछ लेता हूँ। आपने देखा होगा जो PMLN ने वो कहते हैं कि कॉर्नर मीटिंग की, लेकिन जलसे की तशहीर बड़ी हुई, आपके ख्याल में ठीक जलसा था? देखिए, PMLN वाला जलसा तो नहीं था, और मेरे ख्याल में इनको दोबारा सोचना पड़ेगा, अपनी दोबारा जलसा करना पड़ेगा, पहला जलसा खराब हो गया, दोबारा सोचना पड़ेगा जो इनकी स्ट्रेटेजी है इस वक्त, ये जलसे जुलूस और इस्तकबालिये की। वैसे तो मियां साहब मीनारे पाकिस्तान जा रहे हैं, मीनारे पाकिस्तान के मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड है। चले हम तो जाएंगे तो जाएंगे, हमारा कोई इस्तकबाल तो नहीं है। और वैसे भी जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मैंने पहले भी तारिक साहब के सामने कहा एक आध दफ़ा कि ये जो हालात हैं इस मुल्क में, उसमें इस्तकबाल मियां साहब का ना भी हो और वो खामोशी से भी आ जाएं और आकर बैठें और आवाम को ये मैसेज दें कि जो हालात और वाक़यात हैं आवाम के, उनसे उनको देखते हुए वो एक सादगी से वापसी का इरादा करते हैं और फिर आकर यहाँ बैठते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं लोगों की बेहतरी के लिए। वो भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा इस्तकबाल हो, कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जिसके लिए हमें, और आप आराम से भी नॉर्मल फ्लाइट्स के जरिए वापस आ सकते हैं और आप वहाँ पे आके, तो आपकी ये बड़ी वैसे यूजफुल एडवाइस है, क्योंकि 2 इश्यूज होते हैं तारिक साहब। एक तो ये कि आप हाइप बिल्ड करें और हाइप बिल्ड हो जाए, फिर आप हाइप के मुताबिक डिलीवर ना कर पाए, वो तो नॉर्मल एक साइकिल है। एक और भी इशू होता है, आप हाइप बिल्ड करने की कोशिश करें, हाइप ही बिल्ड ना हो। देखिए वो बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि हमसे तो हाइप ही नहीं बिल्ड हो रही। आपने अभी जो बात की, दोबारा उस कॉर्नर मीटिंग को आपने जलसे का नाम दिया। 21 आपने जलसे का नाम दिया, जितनी तशहीर आपने इतनी रोजाना की बुनियादों के ऊपर जब इस तरह की मुतवातर कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, उनकी कवरेज होगी, तो आपको पता लगेगा कि वाकई वो एक कॉर्नर मीटिंग थी। और बंदे नहीं आए थे कॉर्नर मीटिंग के, बंदे आए थे तो जलसा कहते हैं। अगर रोजाना की बुनियादों के ऊपर ऐसी कई मीटिंग्स होगी तो तब आपकी टॉप टियर लीडरशिप, वहां पे टॉप की लीडरशिप कॉर्नर मीटिंग में नहीं जाते। इस तरह तो ना करें ना, इतना इलेक्शन तो आपने भी कवर किया हुआ है। अभी पिंडी में आ रहे हैं, साद रफीक साहब आ रहे हैं, नीफ अब्बासी हैं, अता तारन है, ये पिंडी में भी हो रहा है प्रोग्राम। इसी तरह लाहौर में भी रोजाना की बुनियादों पे होगा, हर जिले में आपको नजर आएगा। आपने शेड्यूल जारी किया, जलसों को जारी किया, कॉर्नर मीटिंग, बट आई डोंट वांट टू लेबर द पॉइंट, लेकिन आप जिसका जवाब दे दें। दूसरी बात यह है कि देखें, अगर ये हो या तो ये हो कि आप ऐलान कर दें किसी को मुकम्मल बगैर किसी को बताए हुए एक दिन आ जाए, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपके आने की तारीख पता हो, मुल्क अपना पार्टी के कायद हैं, पार्टी के सरबराह हैं, मकबूल तरीन लीडर हैं, फिर वो एक हौश पाश प्रोग्राम होता है, आधे लोग आ रहे हैं, आधे जा रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, तो फिर पार्टी को एक प्रोग्राम देना पड़ता है जो आपने डिसाइड कर, और वो डिसाइड कर लिया है कि बजाय इसके दोबारा उस बदनज़मी को या उसको कि जनाब एयरपोर्ट चौक हो रहा है, ट्रैफिक बंद हो रही है, शहर के सारी नज़्म व नस्क ख़राब हो रहा है, उसे आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक जलसे की शक्ल में मीनारे पाकिस्तान करें। तो मेरा ख्याल है पार्टी ने ऑर्गेनाइज की है। ठीक है, रिस्पेक्ट है, आपकी जमात का लीडर जो इतने अरसे के बाद वापस आ रहा है, आप उसको एक इवेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ उस पिटफॉल की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि समटाइम्स जो इवेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं वो इवेंट बनता ही नहीं है। तो इसकी तरफ भी ज़रा नज़र रखें। नुसरत से पूछ लेते कि पाकिस्तान में जो वापसियाँ हैं, वो उन वापसियों के बड़े बड़े मयार सेट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और इस रीजन में भी बड़े बड़े मयार सेट हुए हैं। अगर आप ईरान की एक ख़ास वापसी का जिक्र करें, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वापसी का भी जिक्र करें, तो वापसियों का मयार सेट हुआ है। अब इनको इस मयार के ऊपर पूरा उतरना है इन हालात में जिसमें आप तो कॉलम लिख के कह रहे हैं कि मियाँ साहब वापस ना हो, तो मयार कैसे ये सर वापसी का मयार शायद बरकरार रखा जा सकता था। वो जो उन्होंने तकरीर की थी ना, जिसपे मियाँ साहब को अचानक फिर दोबारा वापस जाना पड़ा, लेकिन वो गए बेचारे बरतानिया का टिकट लेते लेते गुजरांवाला के करीब पहुंच गए थे, लाहौर से निकले थे और फिर उन्हें टिकट मिला बरतानिया का। तो उन्होंने जाके वहाँ पे फिर जो माफ़ी तलाफ़ी मांगी। अब आप ये देखिए, डार साहब का परसों तरसों का क्या बयान है, अल्लाह पे छोड़, मियाँ साहब ने अल्लाह पे छोड़ दिया। यार अगर अल्लाह पे छोड़ दिया है तो फिर ये पेश की ज़मानत भी ना लो।
हफाजती राहदारी भी ना, लोग कम से कम इतनी इनकलाबीपन तो दिखाओ कि मैं आ गया हूँ, फाड़ लो मैं सारी गल्ला ही अल्लाह ते छड़ दो ना, फिर वही छो ना, फिर कहो जी मैं आ गया, जो करना है कर लो मेरे नाल, कुछ तो दिखाएं। कहते नहीं ऐसे करना है। क्यों? शहबाज शरीफ को पता है सर आइंदा 2 से 3 साल तक, मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात कर रहा हूँ, यू नीड टू बी स्टूपिड यू नो, कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप करें। सर 1.5 से 2 साल जो है ना मियाँ साहब को लग जाएंगे ये इजाज़त देने में कि ये कौमी असम्बली के लिए लड़ सकते हैं या नहीं। निज़ाम बड़ा बेरहम है सर, निज़ाम इतना बेरहम है। और आपको पता है कि कोर्ट्स के अंदर और स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट में कितनी मोहब्बत पाई जाती है जाती उमरा के साथ, हर रोज़ हम देखते हैं। इसीलिए फिर बंदे उठाना पड़ते हैं, वरना शेख रशीद को छुपाने की क्या जरूरत है। पॉइंट वेल टेकन। बेचौधरी परवेज लाई। अब तो देखना मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मसला सीधा साधा है, शहबाज शरीफ साहब को दिल से पता है, दिल से पता है कि नवाज शरीफ साहब को इजाज़त नहीं मिलनी आइंदा, लेकिन बड़े भाई को बहला फुसला के ला रहे हैं। उनका ख्याल है वो सऊदी अरब से आएंगे तो जाते हुए वो शाह साहब उनके साथ 3-4 बंदे बिठाए, कहेंगे जो सरमायाकारी ले आ रहे हैं, वाह 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 तालियां। इस तरह तारिक साहब महसूस हो रहे हैं आपकी बातों से। आई एम सॉरी जी, आई एम रियली सॉरी। मैं ये बात, अच्छा और दूसरी बात, एक जितना साहब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ऑनेस्टली फ्रॉम हार्ट ऑफ माई हार्ट आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट मरियम नवाज। देखिए वो घर की बहुत लाडली बच्ची थी, गुड़िया उन्हें कहा जाता था। जैसे उन्होंने जेल काटी बड़ी बहादुरी से, C क्लास पे सोकर विदाउट बिकमिंग, उनको आप कॉर्नर मीटिंग में और वो भी शदरे में फेंक रहे हैं। खुदा का वास्ता जे ना करो, या तो मुझे लाहौर का जोग्राफिया ना आंदा होवे थे बे ख्वाजा साद रफीक जावे होते एंड लाइक मैनू भी आंदा है वैसे आपसे कर ले तो ਤੁਸੀਂ आप अपने रानी तोप को आप इस्तेमाल कर रहे हैं चिड़िया को मारने के लिए। वो खातून जिसको आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन लड़ने के लिए भेजते हैं, गिलगित बल्चिस्तान देते हैं, उसे कहते हैं जा जाके सदर कॉर्नर मीटिंग्स कर, फॉर गॉड से गिव मी अ ब्रेक। वो कौमी असम्बली के हलकों के ऊपर मैडम मरियम नवाज का प्रोग्राम तश्कील दिया गया है। वो मुख्तलिफ कौमी असम्बली के हलकों में जाके वहाँ पे इस तरह की मीटिंग्स करेंगी। बहरहाल वो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अपना नुसरत साहब ने जो बात की है कि निज़ाम जो है बड़ा बेरहम है और नफ़रत और मोहब्बत की बात की है। देखें, निज़ाम बेरहम हो या रहम दिलाना हो, जो भी हो, निज़ाम तो यही है ना, इसी के साथ चलना है। जो इस निज़ाम से हमें रेमेडी मिलेगी, जो कानूनी रियायत मिलेगी या जो इस कानून में मौजूद है वो हम लेंगे, वो हमारा राइट है, हर पाकिस्तानी का राइट है, और उसी के मुताबिक आगे चलना है। बाकी अगर आप ये सोच लें कि जनाब फ़लाँ अदालत और फ़लाँ को किससे मोहब्बत है और किससे नहीं है, ये कहानियाँ सारी सब देख सारे सर झुका के आ रहे हैं। वैसे आपस की बात है, सारे सर झुका के आ रहे हैं और लाइन लगी हुई आ रहे हैं, लेकिन सर झुका के आ रहे हैं, कोई सर उठा के नहीं चल रहा है इस मुल्क के अंदर। सारे आपकी जमात समेत। हम कहाँ से आ रहे हैं? हम तो यहीं थे। नहीं, अच्छा आपको पता आप नहीं आ रहे? नहीं, कहाँ से आ रहे हैं? मतलब आने से मुराद है कि सियासी मैदान के अंदर आपको कोई सर उठा के बात करता हुआ अपने हकूक की, और मैं हम डिफाइंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्शन कैंपेन की बात कर रहे हैं, मूड की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टोस की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से डिमांड की बात कर रहे हैं कि भैया डेट अनाउंस करो। पार्टी के अंदर एक हिजान होता है, हमने बहुत इलेक्शंस कवर किए हुए हैं, नन ऑफ दैट एग्जिस्ट। मेरे ख्याल में जो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो ना कि नवाज शरीफ वापस आते हैं, एक तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि मौजूदा हालात में ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि को बेनज़ीर, या इवन के 2007 में जब मियाँ साहब आए थे तो वो विंडिकेट ही होके आए थे, क्योंकि उसके बात करके अब वो बिल्कुल सिचुएशन नहीं है। बेस्ट केस सिनेरियो आई थिंक उनको कोई राहदारी ज़मानत, कोई प्री अरेस्ट बेल का नहीं करना चाहिए उनको। मेरे ख्याल में बेस्ट जो ऑप्टिक्स है वो बचत भी हो जाएगी कि लोग निकले या नहीं निकले, चुप करके वो जेल में जाएं अडयाला में, इमरान खान साहब के नेक्स्ट कमरे में, और वहाँ से अपनी जो लीगल बैटल है महीना 1.5 महीना जो रहते हैं, क्योंकि पहले रह चुके हैं ना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, शायद वो जब वहाँ पे रहेंगे तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बेहतर उनके लिए आउटकम होगी। जब बाहर आएंगे फिर रैली की शक्ल में बेशक चले जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मियाँ साहब मजीद सख्ती बर्दाश्त करने के जेल में दोनों जो है वो नाश्ता फिर आप बन जाए, मतलब ये कि आप मियाँ साहब जाएंगे तो नाश्ता वाश्ता तो ठीक ही जाएगा ना, इमरान खान नाश्ता फिर आना बन जाए। लेकिन वापस आइएगा, देयर इज नो एक्टिविटी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, बयानात के अलावा, ट्वीट्स के अलावा, एक इनकी पार्टी ने वो कॉर्नर मीटिंग जब कह रहे उसका आगाज़ किया, आपकी जमात तो जल्द से कर रही है, लेकिन जो रिदम है प्रॉब्ली इट इज़ टू अर्ली, ये दैट दिस कुड बी द रीज़न, या आप वेट कर रहे हैं जमातें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख की अनाउंसमेंट हो फिर हम करें, ये क्या? ये भी एक अनसर्टेनिटी का पहलू है, और दूसरी बात यह है कि ग्राउंड रियलिटीज़ इस मुल्क में बदल गई हैं। इस वक्त जो हालात हैं उस
चंद साल पहले नहीं थे जब मियाँ साहब आए थे, और हालात थे। जबले तारिक किसी ने फतह कोई नहीं किया कि ढोल ढमक के बाजे ताजे आगे वो हों। बड़े मुश्किल हालात में से गुजरे हैं और ये जो जस्टिफाई आज तक नहीं कर सक रहे बहुत सी बातों को, ये सारे हकायक हैं। और जब तक एक उसमें डेफिनेट कुछ शेड्यूल अनाउंस नहीं होता इलेक्शंस का, उस वक्त तक अभी हम बात ये करें ना, अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी में जाहिर है जितना हो रहा है, मैं समझती हूँ ये भी बड़ी हिम्मत है। आपने अभी कतकलामी आपने जिक्र किया था हम तो कर रहे हैं इंतखाबात के ऊपर लोग खुश हों, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका पैमाना क्या होगा, किस किस्म के अंदर, जरा उसकी भी बात करें। तो किस किस्म के मतलब ये मेरा मतलब ये था कि पोलराइजेशन पहले से ना बढ़ जाए, नफरतें पहले से ज़्यादा ना बढ़ जाएं, और एक अरबों रुपया और एक सिक्योरिटी रिस्क को झेलने के बाद हम उसी जगह पे उसे 10 कदम पीछे ना खड़े हो जाएं जहां हम आज खड़े हुए हैं। तो इंतखाबात कम से कम ऐसे तो हों कि जिस पर जो है कोई उंगली ना उठा सके और धांधली और पकड़ धकड़ का शोर ना हो। अगर तो ये नहीं होता और उसी तरह इलेक्शंस होते हैं जो अभी शायद हमने देखे हैं पिछले चंद सालों में, या तो उसका आप बता दीजिए आपको उसका नतीजा क्या निकला। अगर 10 सेकंड में मुझे ऐड करने दे, आप कह रहे हैं कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती। मुझे लगता है कि हमारी तमाम जो सियासी जमातें हैं, दे हैव एक्सेप्टेड देयर फेट कि इलेक्शन जो होती है एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, फैसला कहीं और होना है, तो शायद इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो मौलाना फजल रहमान ने आज खुशाब में अपने जलसे में कहा, हूं किसी और का मुझे सोचता कोई। हाँ, नहीं, तो ये मुझे लगता है जिसका ख्याल है वो खुद ही सोचता है। अब आपको सोचने की जहमत भी नहीं देते, वो खुद ही सोचते हैं। जरा इसके ऊपर वापस आइएगा तारिक साहब। मैं थोड़ी सी अदालत की बात करूँगा, अभी नुसरत ने जिक्र किया, तो अदालत में माहौल चेंज हो रहा है। कल दोबारा से लाइव ट्रांसमिशन हम देखेंगे और वो एक बहुत बड़ा इवेंट आपको दोबारा से नजर आएगा। तो अदालत के अंदर जो मुकदमात हैं वो भी बहुत मुतनाज़ा हैं, चाहे उनका ताल्लुक साइफ़र से हो, चाहे उनका ताल्लुक तोशाखाना से हो, चाहे उनका ताल्लुक इमरान खान की बेल से हो। बहुत सारे ऐसे मामला हैं। आपको लगता है कि अदालत के फ़ैसलों का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि हतमी तौर पर कुछ पता चल जाए कि PTI का फेट क्या है, उसने जमात ने एग्जिस्ट करना है नहीं करना? Is that a factor in you? या आपके ख्याल में PTI is not an issue for you now? जैसे मैंने मईशत का कहा, अदालती निज़ाम, मुकदमात, उनके फैसले, ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक, इसमें भी आप कोई कट ऑफ डेट नहीं है कि फलां डेट तक फलां चीज़ हो जाएगी। अल्लाह ताला वास्ते कट ऑफ डेट ले आओ, ख़त्म करें इन चीज़ों को ना। देखिए वो आपको डिमांड करनी चाहिए ना, जब तक ये जो सियासी जमातें हैं, जब तक इनकी पंजा आजमाई है, उस वक्त तक ये मुकदमा चलते रहेंगे। PTI अपने अब चैलेंज है नहीं है आपके ख्याल में, फारिग हो गए पंजाब से? परवेज लाई की हालत आपके सामने है। PTI को बहुत बड़ा एक नुकसान का सामना 9 मई के बाद करना पड़ा है, और वो सामना जो है वो अभी तक आप ये कहें कि उस चीज़ से अभी तक जमात बाहर निकल नहीं सकी, ना उसकी लीडरशिप निकल सकी है। का फैसला जो है वो भी होना है। सियासी चैलेंज के तौर पे आपके लिए है पंजाब में या नहीं है? नहीं, अभी तक तो ज़ाहिर PTI अभी तक जो है वो मौजूद ज़रूर है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उस अंदाज से मौजूद नहीं है जो 9 मई से पहले उनकी पोजीशन थी। अब उनकी लीडरशिप के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं या जो मुकदमात हैं, वो अपने अपने वहाँ पे मुकदमात लड़ें और उसके बाद अदालतों से एक तज्जियाती तज्जिया आपके सामने रख लेता हूँ। तज्जिया कह रहा हूँ, आप तज्जियाती किस्म की प्रोपोजिशन रखता हूँ आपके सामने। वो ये कि नवाज शरीफ ये कह सकते हैं कि इससे अच्छे हालात मेरे लिए हो नहीं सकते। PTI टूट फूट का शिकार है, इमरान खान जेल के अंदर है, परवेज लाई साहब फारिग हो गए हैं। पीपल्स पार्टी का रिवायती तौर पर पंजाब के अंदर जो वोट बैंक होता था, अगर आप पिछले 2 इंतखाबात के अंदर देखें, उनकी उठान वो नज़र नहीं आती। एक TLP बुनियादी तौर पर है, वो भी उसको वोट लेते लेते बहुत तगदो करनी पड़ेगी। तो रियली द ग्राउंड इज ओपन फॉर हिम। अगर वो अब नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? अगर अब माहौल नहीं बना पाएंगे तो कब माहौल बना पाएंगे? योर टेक। मेरा ख्याल है उन्हें यही समझाया जा रहा है कि जी लोग आपको एसोसिएट करते हैं मोटरवे से, बड़े प्रोजेक्ट से, यानी कि मेगा प्रोजेक्ट से, ग्रीन चैनल से। अब जब आप आएंगे तो दोबारा उम्मीद हो जाएगी। ठीक, मेरा ख्याल है उन्हें बहकाया जा रहा है, उनको रियलिटी नहीं बताई जा रही, क्योंकि देखिए वो बबल में है। मैं आपको बताऊं, अगर को बताने वाला हो वो इत्तेफाक कर रहे हैं। नहीं सर, मैं आपसे एक छोटी सी बात बताऊं, बबल में चले जाते आप आजकल TV का दौर है सर, और मियाँ साहब थोड़ा बहुत जितना आपका मेरा इंटरेक्शन हुआ है उनके साथ, ही इज सो गुड विद ऑप्टिक्स। आप कोई कहेंगे वो कहे कैमरा कितों तुम हांगकांग की दुकान तो लेना चाहिए, ही इज सो गुड एट इट। आप ये देखें इस वक्त जो खल्के खुदा का आलम है, जो उनके ऊपर बुरा हाल महंगाई का है, कैमरा कट होता है, यूं करके पैन होता है, हर बंदे ने लेटेस्ट सूट पहना हुआ है, एवनफील्ड एक नाल मफलर पाया है इन करके, वो की अपना ब्याह दे आए हो की, यू नो इट्स अ वेरी बैड ऑप्टिक कि यू अपीयर टू बी टोटली डिस्कनेक्टेड विद माय पेन।
इस पे जब आप आएंगे तो मैं आपका इस्तकबाल करने क्यों आऊँ? क्या आप तो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ एवन फील्ड? और सारे यूं करके पैन होता है सर, बड़े बड़े सोफे होते हैं जिसपे 4 बंदे बैठ सकते हैं, यानी एक सोफे पे, उस पे यूं बैठे हुए हैं। लाइफ इज सो हंकी डोरी, दे डोंट रियलाइज कि पाकिस्तान के गरीब आदमी के साथ क्या बीत रही है। जरा इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो फिर कौन सी जमात ये सिग्नल दे रही है कि वो लोगों की तकलीफ के साथ है? सारी जमात के पास बड़े सोफे हैं, सारी जमात के पास बड़ी गाड़ियां हैं, तो वाई फोकस ऑन नवाज शरीफ ओनली? बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं। और दूसरा जो आपने बात की ना कि नवाज शरीफ के लिए ग्राउंड बिल्कुल ओपन है, मुझे लगता है कि 2013 के इंतखाबात हों, 2018 के हों, देखें आप कोई भी गेम खेल रहे हो, वो बेशक पॉलिटिक्स हो या कोई, आपको एक ऑपोजिशन तो चाहिए ना। 2013 में भी पीपल्स पार्टी हो या एस्टैब्लिशमेंट थी, 2018 में भी अगेन। अब इन्होंने वो जो बयानिया है कि अल्लाह पर सब कुछ छोड़ दिया है, पुराना बयानिया भी नहीं अपनाना, इमरान खान साहब जेल में हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अवाम में आखिर आप जाके क्या बेचेंगे। और रही बात कि इकनॉमिक रिवाइवल या रोड मैप, वो क्या ये आसान अल्फाज में लोगों को समझा पाएंगे? जो नुसरत साहब ने पहले बात की कि जो 16 माह जो कुछ हुआ, बिजली की कीमतों को ही आप अंदाज़ा लगा लें, ये पीडीएम की हुकूमत जो है ये नैरेटिव तक नहीं लोगों को कन्विंस कर सकी कि जो सारे जो मुश्किल हालात हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। आपने टीवी पर तो बहुत बातें नहीं, बात ही ये की है और बात ही कोई नहीं। वो पहले दिन ही आके, पहले दिन जो टेक ओवर किया था, वो सिंपल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ये बताते जो सब्सिडी दी है पाकिस्तान की तारीख में कभी सब्सिडी नहीं हुई, ये IMF का डिमांड थी, यही कंडीशन कहा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उस तरीके से वो मैसेज वो कनेक्ट नहीं हो रहा, सेल नहीं कर पाए ना। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। मुझे लगता है कि अगर इमरान खान बाहर होते, खूब कैंपेन कर रहे होते, तो शायद आपको जो ओपोनेंट होता है आपको एक किक भी देता है। जब आपने सब कुछ वो किया हुआ, फिर आप क्या बेचेंगे सौदा वहां पे? वो वजारत इनके पास है। देखिए, जहाँ तक अवाम की मुश्किलात का ताल्लुक है वो बिल्कुल मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी मैं कहता हूँ कि नुसरत साहब ने थोड़ी बात की है, इस पर लंबी डिबेट हो सकती है कि एक आम आदमी और कितनी परसेंटेज इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे गई है, सोफों की बात करने वाले, और जो नहीं उस पर मैं आ रहा हूँ, और हमारी कितनी परसेंटेज है जिसे हम सफेद पोस्ट हम कहते हैं सोफे पे ना है, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, वो किन मसाइल का शिकार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी। अब ये है कि सोफा और सूट पहना हुआ है, सूट तो नुसरत साहब ने भी पहना हुआ है, आपने भी पहना हुआ है, ये कोई जुर्म नहीं है। लेकिन अगली बात में आता हूँ। अगली बात यह है कि कोई वो डिस्कनेक्ट नहीं है। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कनेक्टेड है आवाम से, मसाइल को समझ रहे हैं। फिर जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी नवाज शरीफ है, वो तो मौजूद है यहाँ पे, रोज़ इन हालात से गुजरते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो ये कहना कि हम कोई डिस्कनेक्ट हैं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये कि अब एक और बात मैं आपको कह दूँ, वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई सियासी जमात हो, जब तक वो एक वाज़े टाइमलाइन के साथ रोड मैप नहीं देगी कि मुल्क को इस मसाइल से कैसे निकालना है, उस वक्त तक आखिरी राउंड से पहले मैं छोटा सा आपको 40 सेकंड की एक बात बता दूं। एक बंदा था ना, हल जमीन में चला रहा था, सही हल नहीं चला रहा था, तो दूसरा बंदा उसके पास आया, उसने कहा यार हल को गहरा चला वरना बीच बैठेगा नहीं भी। उसने कहा मुझे पता है तेरी भी भैंस मर गई। उसने कहा मेरी भैंस मरने का तेरे हल से क्या तल्लुक है? कहता बेइज्जती तेरी भी होगी ना। वो बात करें आपके सोफों की, आप कह रहे तो टाई आपने भी पहनी है, नहीं वो कह सूट पहन के बैठे होते हैं, माजरत के साथ आपने कोई बात कहा कि माजी तेरी भी मार, वो सूट पहन के बैठे होते हैं। मैंने कहा सूट पहनना कौन सा जुर्म है भाई? अब आप सारे उसी ड्रेस में होते हैं। लेकिन चलो ठीक है, अब आपने अगर मेरा जो किस्सा है उसकी जुगत को भी आपने रिजाइल कर दिया था। बट कम बैक इनटू दिस, क्या कोई ऐसा नवाज शरीफ साहब आके बम फोड़ सकते हैं, या कोई भी जमात, इनकी जमात जो ऐसी बात कर सकती है आज के माहौल में, जब बहुत सारा कोर काम जो है वो फौज करती हुई नजर आ रही है, कि लोगों की आंखें एकदम खुल जाए कि हाँ ये भी कर सकते हैं? इज देयर एनीथिंग दैट यू कुड रिकमेंड, यू थिंक ऐसा कोई चीज़ है? मेरे ख्याल में सबसे इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो आपका मईशत है। उन्होंने गुर्बत की बात की। वर्ल्ड बैंक की अभी एक रिपोर्ट आई है, जब PDM की गवर्नमेंट थी, 1 साल के दौरान 1.25 करोड़ लोग खते गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। इमेजिन करें, और अब इस वक्त ऑलमोस्ट 40%, यानी कि कोई ये 9.5 करोड़ लोग बनते हैं जो खते गुर्बत की लकीर से नीचे, यानी कि $3.65 पर डे से भी कम वो कमाते हैं। तो सबसे बड़ा मसला तो यही है। तो आई थिंक कोई भी जमात अगर वो एक सादे अल्फाज में एक क्लियर इकोनॉमिक रोड मैप अगर वो दे सकती है और अपनी इलेक्शन कैंपेन में उसको सेल कर सकती है, तो वो ही आई थिंक एक बड़ा एक सेलिंग पॉइंट होगा। दैट आई डोंट थिंक। देखिए जी, वो वजारत तारिक साहब वगैरह के पास थी, लेकिन मेरी बात तो ये है, एक बात कहने की है कि सोफों के बजाय, बैठने के बजाय फूड़ियों पे बैठना चाहिए।
फूडी का पता है आपको? हाँ जी, फूडी का पता है, हमें बिल्कुल पता है। तो हालात कई तक हमारा माने कि बैठना नहीं चाहिए, जरा टंगा नु तकलीफ ही देनी चाहिए, टुरना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर देखना ये है कि मियाँ साहब आके क्या बात करते हैं, वो कौन सा ऐसा बम फोड़ते हैं, लेकिन हालात को इतने मुवाफिक लग नहीं रहे। वुड यू नॉट एग्री टुवर्ड्स द एंड? मैं दोबारा भी अगेन इंसिस्ट मैं करता हूँ, नहीं देखें, अगर मैं सूट और टाई लगा के बैठा हूँ तो मैं टीवी पे अपीयर होता हूँ, मैं एंकर हूँ, मैं वोट तो नहीं मांगना। नहीं, मैं वोट तो नहीं मांगना जी, माई प्रोफेशन डिमांड्स इट, आपने वोट मांगना है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर ऑप्टिक्स। और मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ कि दिस टाइम अराउंड ये कल जैसे हुआ है, ये मरियम बीबी का पोटेंशियल भी तबाह कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लिविंग इन अ बबल। दे मस्ट वेक अप इफ दे रियली वांट टू गेट बैक इन पॉलिटिक्स, पीरियड। बहुत शुक्रिया आप साहब का।